नमस्कार, आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म पर बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन। राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा कल लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड का जो पेपर है वो कंडक्ट करवाया, जिसमें पेपर फर्स्ट के अंतर्गत जीके और पॉलिटी के जो प्रश्न पूछे गए थे, उनका हमने कल के सेशन में डिस्कस भी किया। और राजस्थान की पॉलिटी की बात करें या इंडियन पॉलिटी की बात करें, उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा, उन प्रश्नों का स्टैंडर्ड है वो काफ़ी अच्छा है, वो देखने को हमें मिल रहा है। और कल वाले पेपरों में भी हमने देखा कि पॉलिटी के काफ़ी अच्छे जो प्रश्न हैं वो पूछे गए थे। तो अब आगामी आप अगर सेकंड ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहे हैं या फिर फर्स्ट ग्रेड टीचर की कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की, या जस्ट यूआरओ का भी एग्ज़ाम आने वाला है, पीएसआई का, इन तमाम भर्ती परीक्षाओं में राजस्थान और इंडियन पॉलिटी है वो आपका सिलेबस में हो रहने वाला है। तो अब राजस्थान की और इंडियन जो पॉलिटी है वहाँ से सवाल कहाँ से क्या पूछे जा रहे हैं। और दूसरी बात, जो लाइब्रेरियन का जो पेपर हुआ, उस लाइब्रेरियन पेपर में भी आप लोगों के कुछ जैसे डाउट्स है कि इसमें कट ऑफ है वो किस प्रकार से है वो रहेगी। और दूसरी बात है कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में आपके अलग-अलग 40% मार्क्स है वो लाने होंगे या एग्रीगेट लाने होंगे दोनों में, तो उस पर भी हम वो चर्चा करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो प्रश्न है वो पूछे गए हैं, वो कहाँ से क्या पूछे गए हैं, तो वो मैं एक-एक आपको वो बताऊँगा। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जो संविधान के प्रश्न है, जो नए नेचर के प्रश्न हमें देखने को मिल रहे हैं, इसके अलावा जो आपकी इंडियन पॉलिटी के जो राजव्यवस्था के जो प्रश्न हैं, वो किस प्रकार से कहाँ से पूछे जा रहे हैं, कहाँ से क्या हमें तैयारी है वो करनी चाहिए, क्या हमें अप्रोच रखनी चाहिए ताकि हम इस पॉलिटी को भी एक अच्छी तरीके से है वो कर पाएँ। क्योंकि राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर की बात करें, राजस्थान ज्योग्राफी की बात करें, राजस्थान की पॉलिटी भी है, वो हमने वैसे बहुत अच्छी तरीके से हमने करवा है वो रखी है, बहुत सारे पेपरों का भी एनालिसिस है वो किया है। इंडियन पॉलिटी और राजस्थान की पॉलिटी के भी पेपरों का मैराथन हमने है वो डाला हुआ था, जिसके अंतर्गत बात करें तो सेकंड ग्रेड के और फर्स्ट ग्रेड के जितने भी जो पेपर हुए थे, उसका एक मैराथन वीडियो 2023 में मैंने है वो डाला था। और उसके बाद में ये जो पेपर हुआ है, इन पेपरों में उस वीडियो से, उस मैराथन से कौन-कौन से प्रश्न देखने को मिले हैं, और आपको इस प्रकार के मैराथन वीडियो से या फिर पीवाईक्यू से किस प्रकार से एक सीख लेनी चाहिए, उससे किस प्रकार से आपको एक ऐसी समझ डेवलप करनी चाहिए ताकि आप आगामी परीक्षाओं में उनसे बहुत अच्छी तरीके से है वो अपना जो प्रिपरेशन है वो बहुत एक स्टैंडर्डीय और स्तरीय जो तैयारी है वो कर सकें। तो देखिए, इसमें एक प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में 2 विकल्प दिए थे, एक स्वायत्त शासी निकाय है और अपना एक इन्वेस्टिगेटिव जो आपका दल है, अन्वेषण है वो इसमें आपकी दल है वो आपसे पूछा गया था, इन्वेस्टिगेटिंग टीम वाला। तो ये जो सवाल हैं वो देखिए, मैं जो मैराथन की आपको बात कर रहा था, ये मैराथन इस टाइटल से है, आरपीएससी पॉलिटी प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड लाइब्रेरियन पीटीआई, इस टाइटल से है। और ये हमारे इस यूट्यूब चैनल पर है वो सभी के लिए फ्री है वो अवेलेबल है। तो इसमें ये ऐसा का ऐसा सवाल जनवरी 2023 वाले सीनियर टीचर एग्जाम में है वो पूछा गया था, और इसमें हमने ये दोनों ही चीज़ें है वो डिस्कस की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आयोग की एक निरीक्षण एजेंसी है जिसकी अध्यक्षता एक पुलिस अधिकारी के द्वारा की जाती है, पुलिस अधीक्षक से नीचे की रैंक का है वो नहीं होता है। तो ये हमने देखा कि आईजीपी यानी कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रैंक का नीचे का अधिकारी है वो इसमें नहीं होना चाहिए। तो ये आपका इसी से मिलता जुलता है, स्वायत्तशासी निगरानी निकाय है, ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर 3 और 4 इसमें है वो सही नहीं था, ये हमने डिटेल में डिस्कस है वो किया था, और उसी से जुड़ा बहुत इजी सवाल है वो आपकी लाइब्रेरियन में है वो पूछ लिया है। दूसरी बात करें, संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में भारत में कौन से प्रथम बार शांति सेना है वो तैनात की, ठीक है। तो ये वैसे 1950 इसका राइट आंसर है, लेकिन यूएन शांति अभियान से संबंधित चाहे 2025 जो 24 दिसंबर में हुआ था संस्कृत एजुकेशन का, तो उसमें भी यूएन शांति अभियान से संबंधित सवाल पूछा था। और ये आपका सेकंड ग्रेड वाला जनवरी का पेपर है, उसमें भी यूएन शांति अभियान से संबंधित सवाल पूछा गया है। ये मैराथन लगभग आपका 5 घंटे 54 मिनट यानी कि 6 घंटे तक का है, ज़्यादा आपका बड़ा भी नहीं है। तो इसमें आपके लगभग 20 में से 17-18 प्रश्न है वो आपके इसमें है वो सारे है वो देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपका इसके इर्द गिर्द आपको और भी जानकारी है वो लेनी थी।
दूसरी बात करें, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के जो 5 सिद्धांत है, ये भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि नेहरू जी का योगदान, और नेहरू जी का योगदान देखते हैं तो सबसे पहले विदेशी नीति के संबंध में हम पंचशील सिद्धांतों को पढ़ते हैं, तो बहुत ही इजी सा सवाल है वो पूछा गया है। इससे पहले संस्कृत एजुकेशन वाले पेपर में इससे कैसे सवाल पूछे गए थे वो भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि PYQs हमारे लिए कितने हैं, वो इंपॉर्टेंस है वो रखते हैं। तो ये आपका बहुत इजी सा सवाल। राजस्थान विधानसभा की जन लेखा समिति में अधिकतम सदस्यों की संख्या क्या है? तो इसका आंसर है वो 15 था, और ये ऐसा ही सवाल दिसंबर 2022 वाले इस सीनियर टीचर में पूछा गया था, और इस वीडियो में 3 घंटे और 36 मिनट पर जो है वो हमने डिस्कस भी किया था। और इसमें पूछा गया था कि लोक लेखा समिति के कार्यकाल है वो कितना होता है, और आपके पेपर में पूछा है कि इसमें अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो कार्यकाल तो पब्लिक कमेटी जो है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है, जन लेखा समिति है, 1 साल होता है। मैंने साथ में आपको ये बताया भी था कि मैक्सिमम इसमें 15 सदस्य होते हैं। तो जो चीजें आसपास में बताई जा रही है वहां से भी सवाल है वो देखने को मिल रहे हैं। और आप जो एक जिस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि जिस प्रकार से आपका सिलेबस है, उस सिलेबस से जो प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसके आसपास की जो चीजें हैं, वो जो टीचर आपको बता रहा है वो तो ठीक बात है, लेकिन आपको स्वयं के स्तर पर भी थोड़ा बहुत उस पर गहनता से है वो थोड़ा एनालिसिस करने, जो एनालिटिकल पावर होती है उसको थोड़ा सा आपको भी डेवलप करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से आ गया। दूसरी बात करें हम, अगला है कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री शब्दावली में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है? तो इसमें आपका अनुच्छेद 78 था, और ये इसी प्रकार का सवाल है वो पूछा गया है कि प्रधानमंत्री का उल्लेख है वो कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो ये आपका 74, 75, 76 जो सारे आर्टिकल दिए हुए हैं। मेरा जो पढ़ाने का मेनली ये अप्रोच रहता है कि जो विकल्पों में जो चीज़ें रहती है उसके आसपास में भी हमें वो डिस्कस है वो करते रहते हैं। तो ये भी हम डिस्कस है वो कर चुके थे। आगे बात करें, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को उसके पद से किस आधार पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? ये काफी अच्छा फैक्चुअल प्रश्न है वो पूछा गया था, और इसी से जुड़ा प्रश्न जनवरी 2023 वाले सेकंड ग्रेड टीचर में यहाँ पर 4 घंटे पर आप आसपास में देखेंगे। तो 51वां सवाल है राष्ट्रपति की पदावधि के संबंध में है, और इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से है वो हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से वो मिल गया। इसके अलावा बात करें, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? इस मैराथन में मैंने शायद कितनी ही बार है वो ये चीजें आपको बताई, 315 से 23 तक पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है वो आपका प्रोविजन किया गया है, जिसमें 323 जो अंतिम अनुच्छेद है उसमें आपका उसके क्लोज 2 में मेनली क्या कहा गया है कि जो वार्षिक प्रतिवेदन है RPSC वो किसको भेजेगा? राज्यपाल को है वो प्रस्तुत है वो करेगा। ठीक है, तो ये राजस्थान लोक सेवा अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करेगा ये पूछा गया राजस्थान के राज्यपाल को, और यही मैंने बताया कि कौन से आर्टिकल में 323 में। ठीक है, वैसे ये सिंपल इजी सा सवाल था। यहाँ पर मुख्य सचिव है वो दिया हुआ है। ठीक है, पूर्व कितनी महिला राजस्थान की मुख्य सचिव रही? तो मुख्य सचिव आपके सिलेबस में स्पष्ट रूप से है, तो आपको थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ना था। आगे बात करें हम, तो राजस्थान की 14वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? ये आपका 14वीं वाला पूछ लिया, और आपके पेपर में जो है वो 14वीं वाला है, और यहाँ पर 15वीं विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर है वो जनवरी 2023 वाले में पूछा गया था। ठीक है, तो 15वीं, 13वीं, 14वीं इस प्रकार के यानी कि सारे के सारे प्रोटेम स्पीकर भी आपको वो देखने थे, इसका मतलब ये है। आगे बात करें, तो शब्दावली देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे का उल्लेख भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल में है? तो ये जो प्रस्तावना हो गई, मूल कर्तव्य हो गए, मूल अधिकार के संबंध में अनुच्छेद हो गए, ये तो आपको वो रट जाने चाहिए अच्छी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर हर बार सवाल है वो पूछे जाते हैं। इसी मैराथन वीडियो की अगर हम बात करें तो इसमें यहाँ पर ये दिया हुआ है देश की रक्षा करे, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की हो सेवा करे। आगे बात करें, राजस्थान के राज्यपालों का उनके कार्य जो काल है इसके अनुसार आपको वो व्यवस्थित करना है। OP मेहरा, सुखदेव प्रसाद, रघुकुल तिलक, बसंत राव पाटिल। ये सवाल इस मैराथन में देख लीजिए 4 घंटे 44 मिनट पर। कौन भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं? मैंने इसका कल सॉल्यूशन करवाया था, तब भी मैंने ये बताया था कि OP मेहरा जो है
वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो लिमिटेड है, एक अभ्यर्थी का कमेंट आया था कि सर ये एयर चीफ मार्शल नहीं, हिंदुस्तान हेल के क्या रह चुके हैं अध्यक्ष। तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के भी अध्यक्ष रहे हैं और एयर चीफ मार्शल भी भारत के वो रह चुके हैं, ओपी मेहरा। तो ये चारों जो विकल्प यहाँ दिए हुए हैं वो सारे के सारे आपके इसी प्रश्न में लाइब्रेरियन वाले में दिए हैं। ओपी मेहरा है, रघुकुल तिलक है, सुखदेव प्रसाद है, बसंत राव पाटिल है। ठीक है, तो ये अप्रोच आपको है वो मेनली लेकर के चलनी थी। आगे बात करें तो ये यहाँ पर टाइमलाइन है वो दी हुई है, कहाँ से क्या पूछा गया है। अगली बात करें तो कौन सा हो गया, ये आरपीएससी का और है वो आ गया है। तो ये आरपीएससी के बारे में वैसे 323 वाला का जो आपका प्रशासनिक प्रतिवेदन वाला है तो बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। राजस्थान में कितने पंचायत प्रशिक्षण केंद्र हैं, तो पंचायत प्रशिक्षण केंद्र तो राजस्थान में 6 तो पटवार ट्रेनिंग सेंटर है, 6 ही पंचायत ट्रेनिंग सेंटर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 इसमें है आपका। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो किस शहर में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र नहीं है। कल वाले सेशन में भी मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको ये सवाल घुमा फिरा करके भी पूछा जा सकता है। सारी की सारी 6 जो ट्रेनिंग जो सेंटर थी वो कल मैंने आपको नाम भी बताया था, और यहाँ पर है वो पूछ लिया है अजमेर, सिरोही, डूंगरपुर और मंडूर। तो ये आपको आंसर देना है। कल मैंने सेशन में बताया था कि कहाँ पर राजस्थान में पंचायत ट्रेनिंग सेंटर है वो नहीं है, तो ये पंचायती राज से संबंधित सवाल है वो पूछ लिया। तो यहाँ आपको ये पता करना था कि राजस्थान में पंचायत ट्रेनिंग सेंटर टोटल है कितने। ठीक है, तो ये आपका बात करें तो इस टाइमलाइन पर आप जाएंगे तो ये सवाल आपको मिल जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 की 7वीं अनुसूची में विधायी सूचियों की संख्या कितनी थी। तो इस सवाल की अगर हम बात करें तो ये देख लीजिए जनवरी वाला पेपर। भारत शासन अधिनियम 1935 की किस अनुसूची में 3 सूचियां थी जिसमें केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन का प्रावधान था। तो अनुसूची 7 आपके पेपर में जो उत्तर था उसको प्रश्न में डाल दिया और प्रश्न को है वो उत्तर बना दिया। तो यही जो चीजें हैं आपकी पढ़ने की जो अप्रोच है वो इसी प्रकार से है वो होनी चाहिए। और ये मैंने आपको लिखवाया भी था, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 जो सूचियां हैं। अनुसूची 7 में है, इसमें पूछ लिया है आपकी कि 7वीं जो अनुसूचियां हैं इस अनुसूची में कितनी जो है वो आपकी सूचियां थी, तो 3 थी। फैक्चुअली घुमा फिरा कर है वो पूछ लिया है। तो मैंने बात यही है, अच्छी तरीके से इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखने की बात है। 5 घंटा 33 मिनट 56 सेकंड पर ये आपको वीडियो में हो मिल जाएगा। इसके अलावा बात करें तमिलनाडु के राजनीतिक दल डीएमके को किस वर्ष विभाजित कर एआईडीएमके बनाया गया। ठीक है, तो ये आपका लाइब्रेरी में पूछा गया। इसी प्रकार का दल वाला सवाल है वो काफी बार है वो पूछा गया था, और मैंने इसी मैराथन में आपको बताया था कि जितने भी जो पॉलिटिकल जो पार्टीज है उसकी स्थापना कब हुई और उससे कोई नई पार्टी का गठन हुआ है तो वो कौन सी पार्टी है वो भी आपको वो देखना चाहिए था। तो यहाँ से आप यहाँ पर देख सकते हैं ये और भी कुछ पार्टियां हैं। ठीक है, जैसे द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम है, तो यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है डीएमके इसी से पूछा गया है। तो यहाँ पर डीएमके कब बनी, 1949 में, और 1972 में जाकर के डीएमके जो है वो एआईडीएमके में है वो आपकी विभाजित है वो इसका विभाजन है वो हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से निम्नलिखित में किस महाभियोग द्वारा, ठीक है, तो ये महाभियोग वाला है ये आ ही गया है, और ये 2 बार भी हमने डिस्कस किया था, अलग अलग 61 में दिया गया है महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, और ये अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो आपका चलाया जा सकेगा। आगे बात करें तो मानवाधिकार आयोग वाला है वो हमने डिस्कस है वो वैसे कर ही लिया है। राजस्थान विधानसभा के द्वितीय स्पीकर कौन से हैं, तो वो आपका मेनली प्रोटेम स्पीकर वाला जो सवाल है वो पूछा था। तो स्पीकर है, प्रोटेम स्पीकर है, ये विधानसभा से अक्सर सवाल है वो पूछे जाते हैं। इसके अलावा भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का है वो उल्लेख किया गया है। तो ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है, और जब हम राज्यपाल है वो इत्यादि पढ़ते हैं तो ये चीज़ तो है वो अब पढ़ते ही हैं। शायद उस वीडियो में भी कहीं कोई जिक्र होगा, लेकिन जो टीम ने जिस प्रकार से है वो चीज़ें दी है तो कुछ हो सकता है स्किप भी हो गया हो। और ये हमने उस वीडियो के ये बाद में है सारी घटनाक्रम होती है वो वीडियो 2023 में है वो डाल दिया गया था। तो 31 जुलाई 2024 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके किसने कार्यभार ग्रहण किया था, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े है। तो नवीनतम जो भी जितनी भी घटनाएं होती है तो उसका भी एक मैंने शॉर्ट वीडियो आपको डाला था, जिसमें राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, इसके अलावा राजस्थान उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश इत्यादि है, तो उनकी सारी की जो आपको टेन्योर इत्यादि थोड़ा बहुत ध्यान है वो रखना था। राजस्थान के मुख्य सचिव इत्यादि, तो ये आपका
सचिव और जो महालेखा परीक्षक है केग हैं, वो आपके शायद सिलेबस में दिया हुआ होगा, तो वहां से दोनों को साथ में जोड़ करके ये सवाल पूछा है। राजस्थान के व्यक्तित्व वाले में हमने इस चीज को है वो कवर अप भी किया था, और ये सवाल, इस प्रकार का सवाल पहले भी है वो पूछे जा चुके हैं। बीपी सिंगल वाला है वो पहले पूछा था, और एक कौन सा याकूब मेनन जो है ये शायद ये भी पहले है वो पूछा जा चुका था। ठीक है, तो नवाब रेबिया जो है वो इसमें सही आंसर था। तो इस प्रकार के कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसको आपको स्किप भी है वो करना होता है, और मेनली आपका जो टेस्ट होता है, जो एग्जाम होता है, उसमें ये भी एक विशेष रूप से है वो चीजें मायने रखती हैं कि कौन सा प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना है और कौन सा नहीं करना है। अभ्यर्थी क्या करते हैं, पहले तो आपके प्रश्नों को है वो जिस प्रकार से जो जो आते हैं उसको है वो अटेम्प्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि प्रश्न तो बहुत ही कम है वो हुए हैं और इतने से तो पार पड़ेगा नहीं। फिर आनन फानन में ऐसे प्रश्नों को अटेम्प्ट कर देते हैं जहां पर दो या तीन जो विकल्प है वो भी आसपास में ही नहीं होते हैं, और फिर आनन फानन में उन प्रश्नों को करके नेगेटिव मार्किंग में चले जाते हैं। तो ऐसी गलतियों से भी बचना चाहिए। तो इस प्रकार के सवाल आए, आपको पूरी तरीके से कोई कंफर्म ही ना हो तो ऐसे सवालों को आप स्किप भी हो आपको करना होता है। इस सवाल की बात करें तो राजस्थान की पॉलिटी में तो हमने वो देखा था कि जो राजस्थान विधानसभा में कौन सी पार्टी, जो राष्ट्रीय पार्टी ने जो हिस्सा है वो लिया था, कितनी पार्टी को कौन से वोट मिले, लेकिन हाल के जो इंडियन पॉलिटी है वो चीज़ें मैंने आपको है वो करवाई नहीं थी। ठीक है, और वो मैराथन पहले का था, तो उसमें भी ये जो सवाल है ये भी नया नहीं है। आपने अगर लेक्चरर का पेपर देखा है या सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन वाला पेपर देखा है, तो वहां पर दो एग्जाम्स में इसी प्रकार का सवाल है वो रिपीट हो चुका था। तो ये भी एक आपका रिपीटेड सवाल है, इसको हम कह सकते हैं। इसके अलावा ये AIDM के है, तो इसी प्रकार का पहले के पेपर में यहाँ पर आप इस टाइमलाइन में देखेंगे तो CPI जो है, इस CPI और CPI-M का विभाजन कब क्या हुआ, इससे संबंधित यह है, ये पूछ लिया। तो ये आपको एक प्रकार की अप्रोच डेवलप करता है कि किस प्रकार से आपकी जो तैयारी है वो होनी चाहिए, कहाँ से आपको मेनली ज़्यादा है वो फोकस है वो करना चाहिए। तो यही जो प्रीवियस पेपर्स है उनकी एक अच्छी और खूबसूरती यही होती है कि आपको किस प्रकार की जो तैयारी है, किस प्रकार की अप्रोच है वो लेकर के चलना चाहिए। ये जो पेपर है यहाँ पर आप देख रहे हैं, इन पेपरों का एक पूरा कंपाइलेशन है वो हमने करवा रखा है, और इसमें अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो पेपर है आपके संस्कृत एजुकेशन वाले रिपीट हुए हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये एक पेपर आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामले पर अनिवार्य परामर्श का प्रावधान है, कौन से आर्टिकल में है। ये संस्कृत एजुकेशन में दिसंबर 2024 में पूछा गया था। बाद में जनवरी में RS का पेपर हुआ फिलहाल का, तो उस RS पेपर में भी ये सवाल आपका सेम रिपीट है वो कर लिया था। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो आपके इस संस्कृत एजुकेशन वाले पेपर में आपके कितने क्वेश्चंस है वो रिपीट हुए हैं। तो संस्कृत एजुकेशन का लेवल है वो काफ़ी आपसे अच्छा रहा था। ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से संबंधित काफ़ी लंबा चौड़ा सवाल है वो पूछा गया है, लेकिन आपका बहुत ही रटा रटाया और शॉर्ट में पूछ लिया। ये पंचशील सिद्धांत है, इसमें दिया गया है कि कौन सा पंचशील का एक सिद्धांत नहीं है। आपका भी पंचशील से संबंधित जो सवाल है वो पूछा गया था। तो पंचशील भारत और चाइना से है, ये तो आप सभी को अच्छी तरीके से वो पता है, लेकिन ये थोड़ा सा और इसमें है वो डिटेल में है वो यहाँ गए हैं। ठीक है, इसके अलावा मूल अधिकार का दावा केवल भारतीय नागरिकों के द्वारा किया जा सकता है, और वहाँ पर बात करें तो ये सवाल इस प्रकार का RS में भी रिपीट है वो हुआ था, सेम का सेम। ये RS से पहले हुआ पेपर है, दिसंबर में हुआ था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना वाला ये आपका यहाँ पर और दोबारा है वो पूछ लिया, जो आपके भी पूछा था। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो ये मानवाधिकार आयोग है, इससे संबंधित है। और हम देख लेते हैं, ये पार्टियां दे रखी है, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, ऑल इंडिया तृणमूल, समाजवादी, तेलुगु देशम। ठीक है, और ये आपका राजनीतिक जो दल है, यानी कि जो हाल ही के जो चुनाव हुए हैं जिस प्रकार से आपके पूछा था उसी प्रकार से इसमें है वो पूछा गया है। तो ये आप अगर पेपर आपने देखा है अच्छी तरीके से तो आप बहुत अच्छी तरीके से इसमें है वो स्कोरिंग कर पाते। तो उसी प्रकार से ये जो कमांडर इन चीफ वाला जो पूछा था कि कमांडर इन चीफ जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के कौन से आर्टिकल में है, वो आर्टिकल हमने कौन सा पढ़ा था, 4 पढ़ा था। तो आर्टिकल 4 में कमांडर इन चीफ है, तो इसी से जुड़ा एक और जो है आपसे पूछ लिया था। ठीक है, वेवेल योजना शायद इसका सही आंसर है वो होगा। आगे बात करें तो ये आपका इसी प्रकार से 3 या से अधिक बार जो है वो राजस्थान के CM है वो कौन रहे,
और ये काफ़ी अच्छा प्रश्न इन्होंने यहाँ से उठाया है डीपीएसपी से। इसके अलावा राज्यपाल अतिरिक्त जो प्रभार है वो दिया गया था, कितने राज्यपाल, ये काफ़ी अच्छा फैक्चुअल जो सवाल है वो पूछा गया है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के आपका संस्कृत एजुकेशन वाला पेपर था। और इसके अलावा जो स्कूल लेक्चरर का भी पहले हुआ था, तो उसमें भी हमने जो पॉलिटी के जो प्रश्न है वो पूछे गए थे, उनको इससे पीडीएफ में वो ऐड किया है। तो ये जो पीडीएफ है वो बहुत पहले हमने इस जो आपका एग्ज़ाम हुआ था इससे भी काफ़ी पहले हमने वो डाल दी थी। और जो लास्ट जो हमने अपडेट की थी जब ये संस्कृत एजुकेशन वाला पेपर हो गया था आरएस एग्ज़ाम से 5-7 दिन पहले हमने अपडेट करके वो डाली थी। तो उसके बाद में आरएस में भी काफ़ी है वो आपको देखने को मिले इससे प्रश्न। और इसमें जितने भी अगर बात करें नंबर ऑफ जो पेपर्स हैं, वो आपके सारे जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं आरपीएससी के द्वारा कब से कब तक के हैं मैं बता देता हूं। इसमें आपके 2021 से लगा करके 25 तक के पेपर है। इससे ये अगर आप इतने ही अच्छी तरीके से देख लेते हैं, इसके आसपास की चीज़ों को आप अच्छे से देख लेते हैं, तो बहुत ही आपके लिए है वो कारगर है वो साबित होने वाले हैं। इसमें आपके 2022 का प्रोटेक्शन ऑफिसर है, ईओआरओ के पेपर है, आरएएस के हैं, सब इंस्पेक्टर के हैं, एचएम, इस प्रकार के सीनियर टीचर के 2022-21 वाले सारे पेपर हैं। ठीक है, लेक्चरर के सारे हैं। आरएएस 2023 का है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर में राजस्थान पॉलिटी के अच्छे अच्छे प्रश्न है। ठीक है, और लास्ट आपका अपडेटेड है जो आपका 29 दिसंबर के आसपास में जो पेपर हुआ था 2024 वाला, वहां तक है। और आरएस वाला भी है वो जल्दी हम इसमें वो डाल देंगे। और जो आपका अभी लाइब्रेरियन वाला हुआ है तो उसकी पॉलिटी भी इसमें वो साथ में कंपाइल है वो कर देंगे। तो इसकी आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट है वो निकलवा सकते हैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर। आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो इनका बहुत अच्छी तरीके से प्रिंट निकलवा करके अच्छे से आप वो चीज़ों को वो करें। और इसके अलावा अगर आप जैसे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने जैसे फर्स्ट ग्रेड का या सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है, तो फर्स्ट पेपर सेकंड ग्रेड का पीटीआई के लिए सेम है, लाइब्रेरियन के लिए सेम है, और वरिष्ठ अध्यापक के लिए भी एक ही जैसा है। तो इन तीनों के लिए एक कॉमन बात करें तो हमने वैसे पूरे पेपरों का फर्स्ट पेपर का जो कंपाइलेशन है वो करके रखा है। तो उसमें जीके भी है वो साथ में शामिल है, पॉलिटी भी साथ में है। इसके अलावा जो आपका मनोविज्ञान इत्यादि है वो सारा, ज्योग्राफी इत्यादि है वो सारा उसके साथ में है वो ऐड है। तो वो भी आप है वो अलग से है वो ले सकते हैं, डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और अच्छी तरीके से तैयारी है वो कर सकते हैं। जो भारतीय संविधान के प्रश्न है इन पेपरों में आप देखेंगे तो लाइब्रेरियन वाला कोई स्टैंडर्ड नहीं है। कुछ फैक्चुअल जो सवाल है वो जरूर है वो पूछ लिए गए हैं, बाकी भारतीय संविधान से इतने डीप सवाल है वो उसमें नहीं पूछे गए हैं। आप अगर फर्स्ट ग्रेड के पेपर देखेंगे या सेकंड ग्रेड के पेपर है वो टीचर वाले देखेंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि क्या आरपीएससी का स्टैंडर्ड रहता है। भारतीय संविधान से संबंधित बहुत ही शानदार स्टैंडर्ड के जो पेपर है वो इन्होंने वो बनाए हैं। आप इसके लिए जो हमारा मैराथन वीडियो है जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, जो मैंने अभी जिक्र किया था कौन से प्रश्न है वो उसमें पूछे गए हैं, तो वो मैराथन वीडियोज आप देख सकते हैं। उससे आपको पता चलेगा कि पॉलिटी के कितने अच्छे और स्टैंडर्ड के जो सवाल है वो बनाए गए हैं। इसके लिए आपको जो जो आप आर्टिकल के अनुसार जो चीज़ें पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान में, जैसे मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं, तो कहीं भी कोचिंग में आपको ये चीज़ लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि टीचर के दिमाग में जितनी चीज़ें रहेगी वही आपको वो बताएंगे। और वो ऊपरी लेवल की जो चीज़ें होती है वो हर कोई जो स्टूडेंट है वो उनको पता होती है। लेकिन आरपीएससी के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, अनुच्छेद है, उसका सब क्लोज से संबंधित सवाल है वो उठाए जाते हैं। ठीक है, और उस पर कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता है, क्योंकि भारतीय संविधान से ज़्यादा कोई ऑथेंटिक चीज़ है नहीं। भारतीय संविधान से संबंधित हूबहू सवाल है वो पूछ लेते हैं। तो भारतीय संविधान जो है उसकी कॉपी आपके पास में है वो होनी चाहिए। अगर डिजिटली आप मोबाइल में देख पाए या लैपटॉप आपके पास में है तो उसमें देख पाए, तो आप वेबसाइट पे जाएंगे, भारतीय संविधान ऑनलाइन आपको वो मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने पास में रख सकते हैं। जो जो टॉपिक आप पढ़ें, जैसे आप राष्ट्रपति को पढ़ते हैं तो राष्ट्रपति जो आपके पास में नोट्स है या फिर कोई बुक है वो अगर आप पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ में आपको राष्ट्रपति के संबंध में संविधान में क्या कौन से आर्टिकल के सब क्लोज में क्या क्या प्रोविजन किया गया है, उसमें कोई नई चीज जोड़ी है तो वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जोड़ी गई है, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से है वो देखना होगा, डिटेल उनका है वो एनालिसिस करना होगा, तब जा कर के आप है वो सक्सेसफुल हो पाएंगे। और हाल ही के जो पेपर है वो इस प्रकार से बनाए जा रहे हैं, जितनी जो बड़ी नामी जो कोचिंग्स हैं उनके
मुख्य रूप से जो नोट्स इत्यादि जो मार्केट में घूम रहे हैं उनको भी आरपीएससी के पेपर सेटर है उनको भी साथ साथ में देखते हैं, और उनका मेनली मुख्य मकसद ये रहता है कि इन कोचिंगों से जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा क्या है, अलग रहें, और सेल्फ स्टडी स्वाध्याय का ज़्यादा से ज़्यादा है वो स्वाध्याय करें, और उनसे संबंधित किस प्रकार से जो कॉन्सेप्चुअली उनकी तैयारी होती है वो चीज़ें है वो परखना चाहते हैं। इसीलिए जो सवाल हैं वो कोचिंगों के नोट्स में आपको वो ज़्यादातर है वो देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि वो जब पेपर बनाते हैं तो कोचिंगों के नोट्स भी है वो साथ साथ में देखते हैं। ये फॉर्मूला पहले यूपीएससी अपना रहा था, और यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी के द्वारा भी यही फॉर्मूला है वो अपनाया जाता है। तो इसीलिए आपको कोचिंग में जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है वो तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। आपको एक अप्रोच मिलेगी, आपको एक ये चीज़ देखने को मिलेगी कि किस प्रकार से, अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि मुझे क्या पढ़ना है, किस प्रकार से क्या पढ़ना है। तो वो चीज़ें प्रीवियस पेपर देखने से आपको वो पता चल पाएगी, या फिर आप पहली दफ़ा अगर तैयारी कर रहे हैं तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन है वो अच्छा है वो रहेगा, क्योंकि आप अपने अनुसार अच्छे से अच्छे टीचर है वो आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स है वो पढ़ सकेंगे। ऑफलाइन में आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करेंगे तो 1-2 टीचर है वो एक्सपर्ट मिलेंगे सब्जेक्ट के, और बाकी वाले 2-4 घास काटने वाले भी आ जाएँगे। तो ये चीज़ है, बाकी आप जैसा भी चाहे जिस प्रकार से चाहे आप है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से मेरे कहने का बात ये है कि पीवाईक्यूज़ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है वो जो चीज़ है वो मेरा मेनली ये नहीं रहता है कि बार-बार ये प्रश्न हमने ये करवाया, यहाँ से आ गया, ये आ गया। ठीक है, वो इतनी मैं पब्लिसिटी है वो नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपको पता चले कि आखिर जो चीज़ें हैं वो करवाई जा रही है, वहाँ से प्रश्न आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर के काफ़ी आपके कुछ मैसेजेस भी आ रहे थे कि सर पॉलिटी कहाँ से पढ़े, ईओआरओ वाले विशेष रूप से कर रहे थे। तो वो जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई, और किस प्रकार से आपकी अप्रोच होनी चाहिए वो जो चीज़ें हैं वो मैंने बताई। और जो मैराथन डाले हुए हैं, चाहे हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के भी अभी हमने वो डाले हैं, इससे पहले पॉलिटी वाले डाले, उसका कितना जो 5-6 घंटे का था, कितना दमदार था, पावरफुल था, वो आप हाल ही के एग्ज़ाम से है वो देख सकते हैं, ठीक है? तो वो जो चीज़ें हैं, हम जो भी चीज़ें अवेलेबल करवाते हैं ऑथेंटिसिटी के साथ में, और स्मार्टली जो चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड है वो करवा रहे हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही है वो हेल्पफुल रहे। तो इसके लिए आप इस प्लेटफ़ॉर्म से है वो ज़रूर जुड़िएगा, और हमने जो टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल करवाई, आपकी लाइब्रेरियन की बात करें या और भी एग्ज़ाम्स की, तो उस टेस्ट सीरीज़ में भी इसी अनुरूप हम जो कंटेंट है वो डाल रहे हैं, हमेशा चीज़ों को हो अपडेट करते हुए चल रहे हैं, किस प्रकार का, किस नेचर के जो सवाल है वो पूछे जा रहे हैं, उसी के अनुरूप आपके सिलेबस के अनुरूप जो चीज़ें हैं वो डाल रहे हैं। चाहे आप यूआरओ की तैयारी कर रहे हैं या आगामी सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, तो इसके लिए स्मार्ट कोर्सेज, टेस्ट सीरीज इत्यादि है उसका भी आप हिस्सा है वो बन सकते हैं। और हमारा जो वीडियो कोर्सेज है उसके साथ में आपको सारे पीवाईक्यूज इत्यादि है वो आपके ये साथ में एडी है फ्रीली है वो मिल जाएंगे। बाकी अगर आप चाहते हैं केवल पीवाईक्यूज लेना, तो ये पीवाईक्यूज नॉमिनल फीस के माध्यम से आप है वो डाउनलोड करके प्रिंट आउट है वो निकलवा सकेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। एक और बात रह गई जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई थी कि जो आपका लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम है उसमें कट ऑफ क्या जाएगी, और दूसरी जो बात थी कि इसमें 2 पेपर आपके हुए थे, फर्स्ट और सेकंड पेपर, जिसमें अलग-अलग आपके जो 40% मार्क्स लाने हैं, या फिर दोनों पेपरों में मिला करके एग्रीगेट 40 पर जो मार्क्स है वो लाने हैं। तो इस संबंध में आप अगर आपका सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस का दोनों का सिलेबस अलग-अलग है, पेपर फर्स्ट का और पेपर सेकंड का। तो दोनों के सिलेबस के नीचे लास्ट में लिखा हुआ है कि 40% आपको लाना है, और SC/ST को 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। इसका मतलब ये है क्लियरली कि आपको दोनों ही पेपरों में 40% न्यूनतम उत्तीर्णांक है वो लाने होंगे। अगर किसी पेपर में आपने बहुत ज़्यादा मार्क्स है वो ले आए, आप चाहे 80% ही क्यों ना ले आए लाइब्रेरियन में, और फर्स्ट पेपर में आपके 39.99% बन रहे हैं, 0.1% की भी कमी पड़ रही है 40% में, तो आप उसके लिए बिल्कुल डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये बात है, दोनों में ही आपको 40% लाने हैं। दूसरी बात, कट ऑफ की करें तो कट ऑफ के संबंध में मैं सेकंड पेपर का एक्सपर्ट है वो नहीं हूँ, इसलिए कट ऑफ के बारे में चीज़ें है वो नहीं बता सकता कुल। बाकी आपकी इसमें टोटल शायद 300 के करीब है वो पोस्टें थी, और तीनों पोस्ट
300 पोस्ट में अगर बात करें तो आप पेपर का स्टैंडर्ड है वो देख सकते हैं। दूसरा मनोविज्ञान का पता नहीं किस प्रकार से क्या पूछे गए थे, तो वो भी शायद आपका ठीक-ठाक एक प्रकार का है वो स्टैंडर्ड रहा है, और जिस प्रकार से पोस्ट इत्यादि देखें, और सेकंड जो पेपर है उसके बारे में इतना कोई अंदाज़ा है वो मुझे है नहीं, किस प्रकार से क्या स्टैंडर्ड रहा था। तो वो आप जो स्टूडेंट ज़्यादातर आपके ग्रुप में हैं, कुछ आपके ग्रुप भी बने हुए होंगे, तो उस ग्रुप में आप डिस्कस करें, और बाकी जिस प्रकार से आपका जो पेपर हुआ है, स्टूडेंट खुद को पता चल जाता है सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो वो आप अपने आप से या फिर और भी जो एक्सपर्ट इत्यादि है, उनसे है वो आप जान सकते हैं, जो ज़्यादातर विशेषज्ञता रखते हैं सेकंड पेपर में, तो वो आपको और ज़्यादा वो अच्छी तरीके से वो बता पाएँगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।